Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics Class 9. We are solving its MCQs. Today we have to solve MCQs of unit number 4, which is turning effect of forces. 4.1 question: encircle the correct answer from the given choices. Question number 1. Two equal but opposite parallel forces having different line of action produce. अगर दो फोर्सेस हों और वो इक्वल हों और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हों तो किसी उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट हो तो क्या प्रोड्यूस करती हैं. ए पे ऑप्शन है अ टॉर्क, बी पे ऑप्शन है अ कपल, सी पे ऑप्शन है इक्विलिब्रियम और डी पे ऑप्शन है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. कपल की डेफिनेशन, अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. कि टू फोर्सेस होंगी, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी एंड ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, उनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी यानी इक्वल फोर्सेस होंगी, बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, वो सेम लाइन के अलोंग नहीं होगी यानी उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा. तो इस डेफिनेशन के मुताबिक हमारा आंसर जो है वो बी पे दुरुस्त है यानी कपल बनता है. ये क्वेश्चन नंबर 2. द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल. हेड टू टेल रूल एक ग्राफिकल मेथड है वेक्टर्स को ऐड करने का और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि हम इससे कितने वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं. तो उनके नंबर की तादाद जो है उसकी लिमिट कोई नहीं है, हम जितने भी वेक्टर हों उनको ऐड कर सकते हैं. देयर इज़ नो लिमिट फॉर द नंबर ऑफ वेक्टर्स टू बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल. सो एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल. हमें ऑप्शन दी गई है कि सिर्फ दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, बी पे ऑप्शन है सिर्फ तीन वेक्टर्स को, सी पे ऑप्शन है सिर्फ चार वेक्टर को और डी पे हमें कहा गया है एनी नंबर. तो हमारा ऑप्शन डी वाला दुरुस्त है, एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय यूजिंग head to tail rule. Question number 3. The number of perpendicular components of a force are. कि किसी फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितने होते हैं. तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स जो है उसकी डेफिनेशन में स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ दैट फोर्स. तो वो उस फोर्स की रेजोल्यूशन कहलाती है. तो जब हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं इनटू कंपोनेंट तो हम टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स उसके बनाते हैं. और यहाँ पे हमें ऑप्शन दी गई है एक कंपोनेंट, बी पे दिया गया दो कंपोनेंट, सी पे दिया गया थ्री कंपोनेंट और डी पे दिया गया फोर कंपोनेंट. तो हमारा आंसर जो है वो बी पे दुरुस्त है कि वो टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं जब हम किसी वेक्टर को परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. A force of 10 Newton is making an angle of 30 degree with the horizontal. Its horizontal component will be. जब किसी फोर्स को रिजॉल्व किया जाता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तो उनमें से एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होता है जो कि अलोंग एक्स एक्सिस होता है और दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल होता है जो कि अलोंग वाई एक्सिस होता है और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो बराबर होता है एफ कॉस थीटा के. यानी फोर्स अगर एफ हो और वह एंगल थीटा बना रही हो एक्स एक्सिस के साथ तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होता है. तो इस फार्मूला से हम वो कंपोनेंट निकालेंगे और हमें यहाँ पे जो ऑप्शन दी गई हैं ए पे कहा गया 4 न्यूटन होगा, बी पे कहा गया 5 न्यूटन होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सी पे कहा गया 7 न्यूटन होगा और डी पे कहा गया 8.7 न्यूटन होगा. तो हम इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं. एफ़ की वैल्यू 10 दी गई है, कॉस एंगल हमें 30 डिग्री दिया गया है. कॉस 30 डिग्री जो है वो 0.866 होता है. तो जब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 8.66 बनेगा और ये अप्रॉक्सीमेटली 8.7, इसको अगर इस डिजिट तक राउंड किया है तो 8.7 लिखेंगे हम. तो हमारा ऑप्शन डी पे मौजूद है 8.7, इसलिए हमारा ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा. तो इसके सामने जो डॉट है उसको हम ब्लैक कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. अ कपल इज फॉर्म्ड बाय. तो ये हमें पहले भी किसी और फॉर्म में इसी क्वेश्चन को पूछा था. अब हमें ये पूछा गया कि कपल कैसे बनता है. नंबर ए पे हमें ऑप्शन दी गई है टू फोर्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि दो फोर्सेस हों और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों. नंबर बी पे कहा गया है टू लाइक पैरेलल फोर्सेस हों, कि वो एक जैसी फोर्सेस हों पैरेलल हों. और सी पे ऑप्शन दी गई है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इन द सेम लाइन हों वो. और डी पे ऑप्शन दी गई है टू इक्वल
एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन। तो कपल की डेफिनेशन हमने पहले भी देखी थी। कपल की डेफिनेशन के मुताबिक अ कपल इज़ फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं? जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, और उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो यानी एक जैसी हो, बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, लेकिन वो सेम लाइन के अलोंग ना हो। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि ये एक कपल को दिखाया गया है। कपल कैसा होता है? इस पॉइंट पे ये टर्न कर सकता है, यहाँ पे फोर्स F1 लग रही है, यहाँ पे फोर्स F2 लग रही है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, और दोनों फोर्सेस जो है इक्वल है मैग्नीट्यूड में, और दोनों फोर्सेस जो हैं वो उनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट है, यानी इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे है। तो इस तरह से ये कपल बन रहा है, ये इस बॉडी को यहाँ पे रोटेट करेंगी। तो कपल की डेफिनेशन फिर यहाँ पे डी पे मौजूद है, टू इक्वल एंड अपोजिट, अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन। तो ये हमारी ऑप्शन जो डी वाली करेक्ट होगी, इसको हम ब्लैक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन, कि एक बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है जब नंबर ए एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन उसका यूनिफॉर्म हो, बी स्पीड इज यूनिफॉर्म, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो, सी स्पीड एंड एक्सेलरेशन आर यूनिफॉर्म, उसकी स्पीड भी यूनिफॉर्म हो और उसका एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म हो, डी पे हमें दिया गया एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। तो हम इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देखते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, अगर उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो, तो जब किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स एक्ट नहीं करती तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। जब उसके ऊपर नेट फोर्स एक्ट करेगी तो फिर उसमें एक्सेलरेशन होगा। तो इट मीन्स के इक्विलिब्रियम में बॉडी तब होती है जब उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम दस रिमेन्स एट रेस्ट और मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स नहीं लगेगी तो फिर क्या होगा? या तो वो बॉडी एट रेस्ट होगी या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, एक्सेलरेशन उसमें नहीं होगा। सो द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, और हमारे पास ये ऑप्शन डी पे मौजूद है, एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। अ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। तो हम डी वाली ऑप्शन को चूज़ करेंगे, इसको ब्लैक करेंगे। Question number 7, a body is in neutral equilibrium when its center of gravity, तो हमें न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का पूछा गया है कि बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगी जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो। ऑप्शन में दिया गया है इज़ एट इट्स हाईएस्ट पोजीशन, कि वो हाईएस्ट पोजीशन पे हो, इज़ एट द लोएस्ट पोजीशन, जब वो लोएस्ट पोजीशन में हो, कीप्स इट्स हाइट इफ़ डिस्प्लेस्ड, कि अगर हम उस बॉडी को डिस्प्लेस करें तो वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है अपनी हाइट कीप करे, यानी अपनी हाइट बरकरार रखे, जिस हाइट पे है उसी हाइट पे रहे, ना वो लो हो ना वो हाई हो। तो इज सिचुएटेड एट इट्स बॉटम, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बॉटम में हो। तो हमारे पास तीन स्टेट्स होती हैं इक्विलिब्रियम की, स्टेबल स्टेट, अनस्टेबल स्टेट और न्यूट्रल्स इक्विलिब्रियम होता है। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है? इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स एट द सेम हाइट, वो सेम हाइट पे रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन बेशक चेंज हो जाए लेकिन उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अपनी पोजीशन जो है उसको कीप करता है। देयर आर वेरियस ऑब्जेक्ट्स विच हैव न्यूट्रल इक्विलिब्रियम सच एज बॉल, जैसे होता है एक फुटबॉल है, आप उसको थोड़ा सा किक कर दें दूसरी जगह पे जाएगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो अपनी उसी हाइट पे रहेगा, उसकी हाइट चेंज नहीं होगी, स्फीयर वगैरह। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो सी के ऊपर मौजूद है। अ बॉडी इज़ इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी कीप्स इट्स हाइट इफ़ डिस्प्लेस्ड। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन दुरुस्त है, हम इसको चेक करेंगे इस बॉक्स को। क्वेश्चन नंबर 8, रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय, रेसिंग कार्स जो है इनको स्टेबल कैसे बनाया जाता है ताकि वो कार जो है वो उसकी जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल हो। तो कैसे हम ये करते हैं? नंबर ए, इंक्रीजिंग देयर स्पीड, क्या उनकी स्पीड इंक्रीज करके करते हैं? तो स्पीड का तो उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर बी, डिक्रीजिंग देयर मास, उनका मास डिक्रीज करके। और नंबर सी, लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो
नीचा करके, यानी उसको नीचे करके, लोअर करके, उसकी हाइट कम करके, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट कम करके। तो डी पे हमें कहा गया डिक्रीजिंग देयर विड्थ, उनकी विड्थ कम करके। तो डेफिनेशन ये कहती है द व्हीकल्स आर मेड हैवी एट इट्स बॉटम टू कीप इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट लो एज पॉसिबल। तो हम उनका बेस जो है उसको हैवी बनाते हैं, उसका बॉटम जो है उसको हैवी बनाते हैं। क्यों हैवी बनाते हैं? इसलिए कि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लो हो जाए। अ लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कीप्स इट स्टेबल। तो लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसको स्टेबल रखता है, तो इसलिए रेसिंग कार में भी हम उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसको लो रखेंगे। तो ये ऑप्शन हमारे पास सी पे मौजूद है, रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये सी वाला ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है। तो इसके सामने जो सर्कल है उसको हम ब्लैक कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था चैप्टर हमारा, चैप्टर नंबर 4। इसको हमने देख लिया, ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।